एक महान डीमन जो कि बदले की इच्छा लेकर एक पूरे साम्राज्य को तबाह कर देता है और वहाँ का जो राजा होता है उसे भी वो बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। लेकिन इस तबाही के बीच में उसे एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चे की माँ मरते समय उस डीमन से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मेरे बच्चे की जान बचा लो, क्योंकि ये बच्चा खुद अपनी किस्मत लिखेगा। और इतना कहकर वो औरत मर जाती है और डीमन तभी बच्चे को अडॉप्ट करके अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी स्टार्ट होती है। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक बच्ची के साथ जिसका नाम है एलिसिया, जो कि अपने फादर के साथ खेतों में काम करने के लिए आई थी। जब खेत का काम खत्म हो जाता तो उसके फादर कहते कि एलिसिया काम हो चुका, चलो घर चलते। इतने हरे भरे खेतों को देखकर आज एलिसिया काफी ज्यादा खुश हुई थी। इसके बाद हम देखते कि वो लोग घर आ जाते। घर आकर एलिसिया की नजर पड़ती दीवार पे लगे हुए एक नक्शे के ऊपर। तभी एलिसिया देखते कि मैप के चारों तरफ एकदम डार्क अंधेरा है और इस बारे में वो अपने फादर से पूछती है। एलिसिया बहुत ही जिज्ञासा सीन वाली लड़की है। वो तभी अपने पिता से पूछती है कि इस मैप के चारों तरफ आखिर है क्या। ये सवाल काफी ज्यादा कठिन था जिसका जवाब तो एलिसिया के पिता को भी नहीं पता था। एलिसिया का पिता जानता है कि एलिसिया इस बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो क्या कर सकता क्योंकि इस बारे में उसके पिता को भी खुद नहीं पता। तब एलिसिया के पिता बोलते कि हर इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है नई नई चीजों को जानने के बारे में, लेकिन जब जब किसी इंसान ने मैप के डार्क साइड के बारे में जानने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं बचा और वो इंसान भी मारा गया, क्योंकि उस अंधेरे के बीच में 4 खतरनाक डीमन बसे हुए हैं और चारों नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में एक एक डीमन रहता है और उसका ही राज है। और जो भी इंसान उनके पास जाने की कोशिश करता है वो सभी लोगों को जान से मार देते हैं। एलिसिया ये सुन के हैरान हो जाती है और वो सोचने लगते क्या सच में ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस सच्चाई से उसके अंदर की जिज्ञासा खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद एलिसिया के पिता कहते कि जब तक वो चारों डीमन मारे नहीं जाते तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा कि उन अंधेरों के पीछे आखिर है क्या। हर समस्या का एक न एक समाधान होता है और इस समस्या का भी एक समाधान है ट्रेजर हंटर, जिनके पास कुछ खास सुपर पावर्स होती हैं और जिनके पास ऐसी खास तरीके के हथियार और शक्तियां होती है, वही लोग इन डीमन से लड़ सकते हैं। ये सुनकर एलिसिया के सामने एक नया रास्ता आता है और वो शपथ लेती है कि वो बड़ी होके एक हीरो बनेगी और वो भी उन डीमन से लड़ना चाहती थी। और अगर वो भी सॉर्ड ऑफ हिडन पा ले फिर वो बाहर की दुनिया भी देख पाएगी। अब कई साल बीत जाते और एलिसिया अब छोटी बच्ची नहीं रही बल्कि वो एक हीरो बन चुकी है, जिसे कि बाकियों की तरह ही ट्रेजर ढूंढने के लिए चुना गया है। और उसके साथ और भी गिने चुने हीरोज थे और वो लोग एक बग्गी में थे और बग्गी के द्वारा उन लोगों को सीमा के बाहर लेकर जाया जा रहा था। उसके हाथों में एक चेन थी और उस चेन को देखते हुए वो अपने पिता के उन शब्दों को याद करती जो कि शब्द उसके पिता ने उसके बचपन में उससे कहा था। तभी उनके ग्रुप का लीडर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए और एलिसिया यहाँ पे लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तभी उनमें से एक लड़का एलिसिया की तरफ देखता है और वो चौंक जाता है कि इस ग्रुप में एक लड़की भी है। एलिसिया से वो लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करते लेकिन एलिसिया उन लोगों से एक शब्द नहीं बोलती। इसके बाद हम देखते हैं जिस बग्गी से वो लोग जा रहे थे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उनके सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते और कुछ ही पल में कई लोगों को वो डीमंस जान से मार देते हैं। तभी हीरोज बाहर आते हैं और उन डीमंस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्दी से वो लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते जिसमें आर्चर्स एक ग्रुप में और लैंचर्स दूसरे ग्रुप में। हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता और वो लोग डीमन से लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते और कई डीमंस का खात्मा भी कर देते हैं। एलिसिया के पास थी ट्रेजर ऑफ लुआतो गामे, एक रहस्यमय और बहुत ही ताकतवर हथियार। तभी वो लोग नोटिस करते कि उनके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ था एक खतरनाक डीमन लॉर्ड। तभी वो डीमन कुछ बातें बोलने लगता है कि ये दुनिया खेओस से बनी हुई है और अगर ऐसा है तो वो खुद खेओस से बना और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वो हीरोज अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर स्टीफन काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे सबसे इंटेलिजेंट हीरो माना जाता है और आज वो उस डीमन लॉर्ड को मारकर अपने नाम को साबित करके दिखाएगा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज का दिन वो है जो कि हम इतिहास में अपना नाम रचेंगे। जिन्होंने हमें चुना है हम उन्हें साबित करके दिखाएंगे कि उनका फैसला एकदम सही है। और जैसे उनके सामने आने वाले कमजोर डीमंस को मारते मारते जैसे वो लोग पहाड़ की चोटी के पास पहुंच जाते हैं और तभी उनके सामने प्रकट होता है उन 4 डीमन लॉर्ड में से एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम था क्लेविडेस ऑफ साउथ मूनलाइट। वो दिखने में एक बिजली की तरह चमचमा रहा था। तभी वो हीरोज अपनी पोजीशन लेते हैं और उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टीफन यहाँ पे उस डीमन को देखकर घबरा जाता क्योंकि वो जानता है कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लोग हीरोज है जिस कारण वो लोग इस लड़ाई से पीछे भी नहीं हट सकते। और स्टीफन अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो लोग आज इस डीमन को हरा देंगे तो वो लोग उस मैप के
बाहर की दुनिया को आखिरकार देख पाएंगे। स्टीफन उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि होता कुछ ऐसा है। पलक झपकते डीमन लॉर्ड ने स्टीफन को जान से मार दिया था। स्टीफन का ऐसा हाल देखकर उसके ग्रुप के सभी लोग एकदम हैरान हो गए थे। उन लोगों के पैर एक ही जगह पे जम गए थे। डीमन लॉर्ड ना ही स्टीफन के पास आया था, तब भी उसका ऐसा हाल हो गया। डीमन लॉर्ड का निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि एक ही बार में यहाँ पर उनका एक हीरो निपट जाता है। तभी एक और हीरो सामने आता और चिल्लाकर दूसरे हीरोज को हिम्मत देता है, लेकिन अगले ही पल डीमन लॉर्ड अपने टेंटिकल्स को उस हीरो के पेट से आर पार कर देता है। लेकिन अलेसिया अभी भी एक ही जगह पे खड़ी हुई थी। वो पूरी जगह को अपने माइंड में ढाल रही थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस डीमन लॉर्ड ने ना ही उन हीरोज के ऊपर हमला करा, ना ही उनके करीब गया, और डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे एक ही एक बार में सारे हीरोज को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि उन हीरोज के ऊपर जो चीज हमला कर रही थी वो थी डीमन लॉर्ड की शैडो। और इस बात का एहसास एलिसिया को हो जाता है। वो सभी को बताती है कि ये डीमन हमें अपनी परछाई से मार रहा है, और जो बचे हुए हीरोज होते हैं वो उनको वार्निंग देती है कि परछाई से दूर जाकर हमला करो। इसके बाद हम एलिसिया को देखते हैं जो कि भागती भागती जाती है चट्टानों से और उस डीमन लॉर्ड के करीब पहुंच जाती है, और शैडो के हमला करने से पहले वो डीमन लॉर्ड की शैडो के पास पहुंच के उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अगले पल होता क्या कि बाकी हीरोज की तरह यहाँ पे भी एलिसिया का वैसा ही हाल होता है। उसका पूरा शरीर टूट जाता है। तभी उसके सामने अचानक से रोशनी चमकने लगती है और उसे लगता है कि शायद से ये उसका अंत है, और वो अपने मौत को एक्सेप्ट करते हुए अपने पिता को याद करते हुए कहते कि मुझे माफ करना पिताजी, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकी। अब सीन शिफ्ट होता है कैपिटल की तरफ, और कैपिटल की राजधानी में हम देखते कि लोग अपने कामों में लगे हुए थे। किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि एक भयानक शक्तियां उनके द्वार पे पहुंच चुकी है। तभी डीमन लॉर्ड सामने आता और सबसे बड़ी इमारत को तहस नहस कर देता है। सभी लोग डीमन लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे डीमन लॉर्ड किसी को चोट नहीं पहुंचाने आया था। वो बस उन लोगों की तलाशी करने के लिए आया था जिन्होंने उसके इलाके में आकर उसे चुनौती दी थी और कहा था कि वो लोग हीरोज हैं। और डीमन लॉर्ड को उन हीरोज ने ये बताया था कि उन्हें हायर किंगडम के राजा ने भेजा। तभी डीमन लॉर्ड पूरे शहर को तहस नहस करने लगता है और कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको निस्तनाबूद कर दूंगा, और उसके बाद मैं इनके राजा तक पहुंचूंगा। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते और सैनिक यहाँ पे डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। सैनिक तभी मौके का फायदा देखकर डीमन लॉर्ड के ऊपर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन उनका एक भी तीर डीमन लॉर्ड के नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे कैलेमिटीज उनके ऊपर कोई जवाबी हमला नहीं कर रहा था। वो तो बस राजा के पास जाकर उससे मिलना चाहता था। डीमन लॉर्ड ये देखकर निराश हो जाते और वो सोचते हैं कि ये है तुच्छ से लोग जो अपने आप को हीरो समझते, ये तो काफी ज्यादा कमजोर हैं। एक सैनिक भागता हुआ राजा के पास पहुंचता है और वो राजा को बताता है कि एक डीमन ने शहर के ऊपर हमला कर दिया। राजा शांति से सुनता है और उसे समझ आ जाता है कि उनके भेजे गए हीरोज मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पे एक और सैनिक भागता हुआ आता है जो कि राजा को कहता है कि उस डीमन को कोई भी नहीं रोक पा रहा है, आपको जल्दी से कहीं पे छिप जाना चाहिए। राजा तभी सोचता है और कहता है कि जब डीमन यहाँ आ चुका है तो वो भागकर भी कहाँ जाएगा, डीमन कहीं ना कहीं से तो उसे ढूंढ ही लेगा। भारी मात्रा में सैनिक डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने में लगे हुए थे, लेकिन उनका एक भी बार डीमन लॉर्ड को कुछ भी खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा। और फिर वो सोचता है कि एलिसिया ने जो मेरे ऊपर शॉर्ट से वार किया था उस वार से मेरे ऊपर थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ा। डीमन लॉर्ड कहते हैं मैं तो हमेशा से इंसानों से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन इंसान खुद हमारे इलाके को हथियाने की कोशिश में लगे पड़े और मुझे चुनौती देते, और यही उनका कारण उन्हें मौत की नींद सुला देता है। जैसे ही राजा ब्लेड ऑफ हेडेन की रक्षा करने के लिए महल के बने सुरक्षित कमरे के अंदर जाता है, तभी राजा के सामने डीमन लॉर्ड महल को तोड़ता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल रत्न और कपड़ों को पहना देख डीमन लॉर्ड को समझ आ जाता है कि उसके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है वही किंग है, और वो राजा से पूछता है कि क्या तुम ही हो इस जगह के किंग। लेकिन राजा तो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ये डीमन तो इंसानों की भाषा बोल रहा है। तभी कैलेमिटीज बताने लगता है कि वो इंसानियत को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए आया है, लेकिन जब तक उसे उसके कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता, और इन क्वेश्चंस के आंसर राजा ही दे सकता है, और यही क्वेश्चंस तय करेंगे कि मानव जाति को रहना चाहिए या फिर नहीं। और डीमन लॉर्ड पहले ही बता देता है कि वो किंगडम हेयर की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की बात कर रहा है। डीमन लॉर्ड पूछता कि आखिर ये इंसान कौन है और इनका मूल्य स्वभाव क्या होता है और ये किस प्रेरणा से काम करते हैं, और आखिर वो बार बार डीमन किंगडम पे क्यों हमला करते हैं। राजा तभी एटीट्यूड में बोलते कि वो किसी डीमन को जवाब देना सही नहीं समझता है, और ना तो वो डरा है और ना ही किसी डीमन के साथ समझौता करने के लिए भी तैयार है। डीमन लॉर्ड दोबारा नहीं पूछता और अगले पल वो राजा की सर उड़ा देता है। इसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है और उसके मन में ये शक तय हो जाता है कि मानव एक खतरनाक जाति है, और जब तक वो इंसानों का खात्मा नहीं कर देता जब तक डीमन साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और मनी मन वो ये तय करता कि अब वो
पूरी मानव जाति को ही खत्म कर देगा। बच्चे को अपने साथ लाकर डीमन सोचता है कि अब वो इस बच्चे का ख्याल रखेगा और वो देखेगा कि ये बच्चा अपनी माँ की कही गई बातों पे खड़ा उतरता या फिर नहीं। जो हमने शुरुआत में मैप देखा था उस मैप के अकॉर्डिंग 5 जातियों का राज्य है। पहला डुंग, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, जो कि एकदम आम लोग है, जो कि मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं। दूसरा बारबटी, जो कि बहुत ही साहसी और आक्रमणकारी और इन्हें युद्ध करना भी काफी ज्यादा पसंद है। तीसरा था स्लेडन, जो कि चुपचाप कहीं दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। और चौथा बेंटी, जिनका लुक एकदम डीमन की तरह होता है, जो कि बहुत ही ताकतवर होते और लोग इन्हें खतरनाक मानते हैं। और पांचवा हेडनेस, जहाँ के राजा को अभी डीमन लॉर्ड ने मार दिया, जिनके कान एकदम एल्फ्स की तरह होते, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। और इनके पास आर्नोसाइड नामक एक विशेष धातु है जिनकी ये रक्षा करते हैं और उन्हें इस धातु से हथियार बनाने की एक सीक्रेट टेक्निक पता है, जो कि सिर्फ शाही परिवार के लोगों को ही पता है। इसके बाद हम डीमन लॉर्ड को देखते, जो कि अपने साथ उसी बच्चे को अपनी गुफा में लेकर आ गए थे। वो बच्चा रो रहा होता है, उसकी आवाज सुनकर कुछ छोटे बीस्ट उसकी तरफ बढ़ते उसे खाने के लिए, लेकिन क्लेमेटिस उन्हें एक ही बार में दूर फेंक देता है। डीमन लॉर्ड सोचता है कि शायद से बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसी कारण ये बच्चा रो रहा है। क्लेमेटिस उस बच्चे के रोने से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इसे चुप कैसे कराया जाए। तभी वो अपने मैजिक पावर से बच्चे को शांत करता है और फिर डीमन लॉर्ड शांति से बैठ जाता है और बच्चे को अपने पास सुला लेता है। क्लेमेटिस उस बच्चे को देखकर यही सोच रहा होता है कि शायद से इसकी माँ ने जो सोचा हो आगे चल के ये वही करे। वो बच्चा सो रहा होता है, अचानक से जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। देखकर लग रहा था कि शायद से इस बच्चे ने पॉटी कर दी हो। डीमन लॉर्ड तभी उस बच्चे को मुंह में उठाकर लाता है और एक खाई से नीचे फेंक देता है और उस बच्चे के ऊपर हजारों कीड़े रेंगने लगते हैं। तब क्लेमेटिस बताता है कि ये कीड़े तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस ये तुम्हें एकदम साफ सुथरा कर देंगे। क्लेमेटिस उस बच्चे को देखकर सोच रहा होता है कि शायद से डीमन के बच्चे जैसे कुछ दिनों में बड़े हो जाते हैं, शायद से ये बच्चा भी कुछ रातों में बड़ा हो जाएगा। तभी क्लेमेटिस उस औरत की बातों की याद करता है और सोचने लगता है कि शायद से मुझे इस बच्चे को वहां से उठाना ही नहीं चाहिए। तभी अचानक से डीमन लॉर्ड के अंदर का योद्धा जाग जाता है और वो कहता है कि मैं कोई कायर नहीं, बल्कि मैं द साउथ मूनलाइट ऑफ डार्कनेस हूँ। और अब वो डिसाइड करता है कि इस बच्चे की देखभाल करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंसानों के बच्चों की आखिर किस तरीके से देखभाल की जाती है। और उसे ये तक नहीं पता था कि आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा और उसे भूख लगने पर आखिर क्या खिलाना चाहिए। तभी जिन हीरोज को उसने मारा था उन सभी की लाशें उसे सामने दिखाई देती, जिनमें से एक लड़की होती उस लड़की का नाम एलेसिया था। क्लेमेटिस को याद आता कि एलेसिया के फादर को एक डार्क बीस्ट ने मार दिया था और वो बदले की भावना लेकर ही यहाँ पर आई थी, लेकिन परिणाम एकदम खतरनाक निकला, जिसमें उन सभी की मौत हो गई। क्लेमेटिस उसे एक और मौका देने के बारे में सोचता है और एलेसिया को जिंदा कर देता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो एकदम चौंक जाती है अपने आप को जिंदा देखकर, और वो तभी क्लेमेटिस के ऊपर हमला करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई हथियार है ही नहीं और उसके जितने साथी थे वो लोग भी गायब हो चुके और साथ ही उसकी एक आंख भी फूट चुकी है और उसके शरीर के ऊपर भी अजीब से निशान है। तभी क्लेमेटिस एलेसिया को ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। एलेसिया अपने आप कपड़े नहीं उतार रही थी तो क्लेमेटिस उसके शरीर के ऊपर वश कर लेता है और देखते देखते एलेसिया के सारे कपड़े उतर चुके थे। और फिर डीमन लॉर्ड एलेसिया को अपना दूध उस बच्चे को पिलाने के लिए कहते, लेकिन एलेसिया का मिल्क नहीं निकल रहा। फिर वो चिल्लाकर बोलती है कि अरे मैं वर्जिन हूँ, मेरा मिल्क नहीं निकलेगा। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें तो पता होगा कि बच्चों को आखिर कैसे चुप कराते हैं। एलेसिया कहते कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। एलेसिया तभी कहते कि हमें एक ऐसे औरत की तलाश करनी पड़ेगी जो कि इस बच्चे को दूध पिला सके। तभी क्लेमेटिस बोलता है कि आखिर हम ऐसी औरत को ढूंढेंगे कहाँ पे। एलेसिया तभी कहते कि हमें पैसे देकर किसी औरत को हायर करना पड़ेगा। तब डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तभी एलेसिया बोलते कि तुम्हारे पास इतने सारे अर्गाम क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं और इन्हें तुम बेच सकते हो। डीमन लॉर्ड उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि तुमने सही कहा। जैसे डीमन लॉर्ड बाहर जाने लगता तभी एलेसिया उसे पीछे से रोकती है और कहते कि तुम इस तरीके से शहर में नहीं जा सकते, तुम इतने बड़े और डरावने हो कि तुम्हें देखकर ही लोग बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। क्लेमेटिस को भी ये बात सही लगती है और तभी एलेसिया कहती है कि मैं खुद इस बच्चे को शहर लेकर जाती हूँ, लेकिन क्लेमेटिस उसे मना कर देता है और कहता है कि ये बच्चा मेरी निगरानी में रहेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि क्लेमेटिस तो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक लड़के का रूप ले लेता है। उसकी कदकाठी एकदम छोटी हो जाती है और उसका चेहरा एकदम मासूम बच्चे की तरह दिखाई देता है, लेकिन अभी भी उसकी जो पूंछ होती है वो लहरा रही होती है और साथ ही उसके सर पे एक छोटा सा सिंग भी था। क्लेमेटिस अपनी शैडो में तो अपनी पूंछ को छिपा लेता है, लेकिन वो अपने सिंग का कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद उन लोगों को एक नाम की जरूरत थी तो वो डीमन अपना नाम रखता है क्लेन और उस बच्चे का नाम रखता है लूना। इसके बाद वो क्लेमेटी एलेसिया से उसका नाम पूछता है, जिसपे वो उदास होकर बोलती है कि मेरा नाम एलेसिया है। इसके बाद
सीन शिफ्ट होकर हम देखते कि वो लोग एक नदी के पास थे और जो क्लेन था यहाँ पे लूना को इलिसिया से नहलवा रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों को एकदम उदास होकर साफ कर रही होती है। वो यहाँ लूना को नहलाई रही होती है, तभी लूना उसके मुंह पर पेशाब कर देता है। बच्चे को नहलाने के बाद वो उसे अच्छे से साफ कर देते और उसके बाद उसे एक लुंगी टाइप चड्डी पहना देती। लूना ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इलिसिया के पुराने कैंप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर पूरा कैंप एकदम खाली था। तभी इलिसिया बताते कि उन लोगों ने उनकी जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी, कपड़े, सारी चीजों को एक अलग जगह पे छुपा कर रखा है, ताकि अगर कोई हमला होता तो वो सारी चीजें एकदम सेफ रहती और जरूरतमंद उसका इस्तेमाल कर पाता। तभी क्लेन कहता है कि अब जाकर तुम भी नहा लो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी बहुत ही गंदा बसा रहा है। क्लेन तभी उस बच्चे के कपड़े भी उसे देता कि ताकि वो उसके कपड़े भी धो दे, और फिर वो नहाने के लिए चली जाती। और नहाने के बाद जब वो कपड़े धोने के लिए जाती है तब वो नोटिस करती है कि लूना के कपड़े पर तो एक खास शाही चिन्ह है, और ये चिन्ह था हैडनेल रॉयल फैमिली का। इलिसिया ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते और उसे समझ आ जाता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि ये किंगडम का प्रिंस है। इसके बाद इलिसिया क्लेन के सामने आती है और उसे कहती है कि तुम जानते हो क्या, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि ये हैडनेल रॉयल फैमिली का एक प्रिंस है। क्लेन तभी सफाई देने लगता है कि मैंने इस बच्चे को अगवा नहीं किया है, बल्कि इसी के जैसी दिखने वाली एक औरत ने इसे मरने से पहले मेरे हवाले किया, और वो औरत हूबहू इस बच्चे की तरह ही दिखती थी। इलिसिया को लगता है कि क्लेन झूठ बोल रहा है। वो उसकी हर बात पे शक कर रही थी और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। क्लेन तभी इलिसिया को शांत कराता और उसे कहता है कि मैंने राजा को इसलिए मारा क्योंकि राजा ने मेरे ऊपर पहले से हमला किया था और उसने मेरे प्रस्ताव को भी नहीं माना। क्लेन तभी कहता है कि अब जब पता चल गया कि ये बच्चा एक रॉयल्टी है तो इसकी तलाश करने के लिए बहुत लोग यहाँ वहाँ आएंगे, ना कि सिर्फ उसे मारने के लिए बल्कि उसके सत्ता को पाने के लिए। क्लेन बच्चे की सच्चाई जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि वो उस बच्चे को एक ताकतवर राजा बनाएगा और हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहेगा और उसे इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। लेकिन इलिसिया तो यहाँ पे क्लेन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो रही कि उसने कहीं बच्चे की असलियत बताकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्लेन तभी कहते हैं कि हमें जल्दी से एक ऐसी औरत की तलाश करनी चाहिए जो कि बच्चे को दूध पिला सके, और इसके लिए उन्हें सिटी में तो जरूर जाना होगा। इलिसिया अपने मन में सोचते कि क्लेन का सिटी में रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके सर पे एक सिंह है जिस कारण उसे हर कोई पहचान लेगा। लेकिन इलिसिया ये भूल जाते कि एर्जाइट नाम की एक मानव जाति होती है जिनके भी सर पे कुछ इस तरीके के सिंह होते हैं, और उस जाति के बीच में क्लेन जाकर आसानी से रह सकता है। लेकिन फिर भी इलिसिया के मन में ये भ्रम होता है कि एक न एक दिन इंसान उसकी सच्चाई जरूर पहचान लेंगे। इलिसिया तभी अपने दिल पे पत्थर रख के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लेन को लूना को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने देगी। जैसे वो लोग आगे बढ़ते तो कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते और एक लुटेरा क्लेन के सर पे मार देता है, जिस कारण क्लेन जमीन पे गिर जाता और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। और फिर एक लुटेरा इलिसिया के भी सर पे दे मारता है, जिस कारण इलिसिया भी बेहोश हो जाती है। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद इलिसिया की आंखें खुलती हैं और वो देखते कि वो तो एक बग्गी में है जहाँ पर उसी की तरह काफी सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है। उसके सामने क्लेन अपने इंसानी शरीर में बैठा हुआ होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। अगर आप इस वीडियो का आगे का पार्ट भी देखना चाहते तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।